अच्छा, ओके, स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल स्टूडेंट? अभिनव, चंद्रप्रीत, करण। Yes. ओके, आपको मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. जी। तो BCSL 57 जो कि आप लोगों का BCS 053 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वेब प्रोग्रामिंग। देयर आर टू पार्ट्स। नंबर वन इज क्लाइंट पार्ट and another one is server part. क्लियर? तो जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नॉर्मली कुछ वेब पेज डिजाइन करने के लिए दिया जाता है। तो वेब पेज सर्वर साइड के लिए HTML का यूज करें, CSS का यूज करें, और सर्वर पेज डिजाइन करने के लिए जावा सर्वर पेज जो कि JSP का यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो पार्ट दिया गया है, तो उसमें देखो, पहले क्रिएट 2 HTML और JSP पेजेस हैविंग 2 कॉमन डिवीजन। तो एक नीचे लेआउट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हेडर डिवीजन करके लिखा है, लेफ्ट साइड में मेनू डिवीजन, और बीच में देखिए कंटेंट डिवीजन करके लिखा है राइट साइड में। तो 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में हेडर से डिवीजन है, नेक्स्ट सेक्शन में मेनू डिवीजन एंड कंटेंट डिवीजन दिया गया है। तो इसमें जो हेडर है, हेडर में एक्चुअली क्या होना चाहिए, कोई कंपनी का नेम, जैसे XYZ कंपनी करके आपको लिखा गया है हेडर डिवीजन में। मेनू शुड हैव लिंक टू होम एंड फॉर्म। तो मेनू डिवीजन जो साइड में है उसमें 2 पार्ट आपको करना है। नंबर 1 मेनू होम एंड अनदर वन इज फॉर्म। आपको थोड़ा नीचे करते हैं तो आपको ये आइडिया चलेगा। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो एक्चुअली हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप का दिया जाता है। नीचे का लेआउट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर में देखिए हेडर सेक्शन में क्या आ गया, XYZ कंपनी। लेफ्ट पार्ट जो नेविगेशन पैन है, तो उसमें होम एक लिंक होगा और फॉर्म करके दूसरा लिंक होगा, जो कि ऊपर में इस जगह पर मेंशन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक ही है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है? हेडर सेक्शन में क्या रहेगा, XYZ कंपनी। ओके। अब फर्स्ट पेज डिस्प्ले ए वेलकम मैसेज इन ए कंटेंट डिवीजन, इट इज द होम पेज। तो फर्स्ट पेज जो है उसमें क्या रहेगा, जैसे होम में अगर क्लिक करते हैं तो उसमें एक वेलकम मैसेज आपको दिखाई देना चाहिए, द डिस्प्ले द वेलकम मैसेज इन द फर्स्ट पेज, and in case of second page a form that asks the username, phone and contains a submit button। तो एक्चुअली जो 2 लिंक है, एक होम और एक फॉर्म करके लिखा है। तो होम पेज के अंदर आपको एक वेलकम मैसेज को प्रिंट करवाना है। अनदर केस में अनदर जो पेज होगा जो फॉर्म के साथ लिंक रहेगा, तो उसमें आपको यूजर नेम के लिए जगह होना चाहिए, फोन नंबर, एंड contain a submit button। क्लियर? ऑल दिस फील्ड्स आर डिस्प्लेड इन द कंटेंट डिवीजन। ये जो भी फील्ड आपको दिखाई देगा तो कंटेंट डिवीजन के अंदर आपको दिखाई देना चाहिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1A का पार्ट। क्वेश्चन नंबर B, क्रिएट ए सुइटेबल CSS। आपको एक CSS बनाना पड़ेगा दैट फॉर्मेट द फॉलोइंग डिवीजन। इसमें जो डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, हेडर डिवीजन, मेनू डिवीजन, कंटेंट डिवीजन, तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन को क्रिएट करने के लिए आपको CSS डिजाइन करना है। द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज, आई थिंक एवरीवन नोज दैट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट दैट रिप्रेजेंट दैट हाई क्या करता है, इंप्रूव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी HTML पेज। कोई भी HTML पेज का रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और भी बेटर इंप्रूव करता है। All the text in a header division should be 18 points। तो हेडर डिवीजन में जितना भी लिखा जाएगा वो 18 पॉइंट्स का होगा। एंड मेनू डिवीजन कितना पॉइंट का है, 12 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट करके लिखा है, एक्चुअली दैट इज द फॉन्ट साइज।
जो फॉन्ट का साइज होगा वो साइज इसमें डिक्लेयर्ड है। द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल द थ्री डिविजन मस्ट बी मेड डिफरेंट यूजिंग द CSS। तो ये जो तीनों डिवीजन है, हेडर डिवीजन, मेनू डिवीजन एंड कंटेंट डिवीजन, all the three divisions are different color. A single CSS file should be designed for all web pages. तो एक्चुअली CSS फाइल एक ही होगा ये तीनों पेज का डिजाइन करने के लिए, जितना भी पेज डिजाइन होगा उसके लिए एक ही होगा। तो एक्चुअली इस टाइप का जो CSS होता है, जो एक बार CSS को हम लोग बना लेंगे और कोई भी पेज में उसको अटैच कर देते हैं, तो किस टाइप का CSS होगा, कोई बताएगा? एक्सटर्नल CSS। अच्छा, हम डेमो में जब दिखाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन वेरी वेल, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मार्किंग दिया गया है और उसी में से आपका वाइवा का पार्ट या वाइवा का क्वेश्चन जनरेट होता है। Create a third JSP file that process the data entered in the form on pressing the submit button। जब भी हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, जो फॉर्म हमने डिजाइन किए थे, जो फॉर्म के अंदर क्या क्या पार्ट रहेगा, अभी बोले थे यूजर नेम, फोन एंड सबमिट बटन। तो इसके बाद जब भी बटन में हम प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो डेटा आप एंटर कीजिएगा वो आपको स्क्रीन में दिखाई देना चाहिए। दिस फाइल डिस्प्ले द एंटर डेटा इन द कंटेंट डिवीजन एज। तो फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे, सपोज नेम में आप डाल दीजिए कुछ, उसके बाद 1 मिनट, ओके, नो इश्यू। तो क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया? तीनों पार्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सबका मीनिंग क्या क्या है? अभिनव क्लियर है? Yes, sir. जी। राजीव सिंह, एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रही है मेरा, सुनाई दे रहा है? राजीव, आ रही सर, आ रही है आवाज। अच्छा, आदर्श जी, आप लोग भी बीच में आप लोग कम्युनिकेट करते रहिएगा तो बेटर रहेगा। कोई भी क्लास का मतलब होता है नॉट वन वे कम्युनिकेशन, बोथ वे कम्युनिकेशन। एक्चुअली आई हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। क्लियर? जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लास में। गौरव, आई थिंक यू आर ज्वाइनिंग नाउ। सर ओके ओके गौरव। अच्छा, अभी हम लोग आंसर में आते हैं। जो इसका आंसर सर हम लोग किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। तो ओवरऑली देखा जाए, जो हम लोग अगर एक ही प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, उसको मॉडिफाई कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब आपको आंसर एक ही पढ़ना है और उसी में मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोड, जो कहां पर मॉडिफिकेशन करने से हमको स्ट्रक्चर में चेंज होगा। क्लियर? ओके। सुप्रियो जाना, हेलो, एम आई ऑडिबल? सुप्रियो, यस सर, यू आर। okay, let's see the content of the program. Is my screen visible to all? यस सर, इट इज। यस सर। ये जो हम प्रोग्राम का कोड आपको दिखा रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी रिटन इन योर टेक्स्ट बुक BCS 053 इन यूनिट नंबर 2। द नेम ऑफ द यूनिट इज CSS। अगर BCS 53 का मटेरियल आपके पास है, उसमें यही प्रोग्राम आपको दिया गया है, तो इसमें से आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ये प्रोग्राम देखने में हेजी लग रहा होगा, है ना? जो सर कहाँ पर क्या लिखा है, ये तो बुक में भी कोड दिया गया है। तो एक्चुअली इसको हम लोग कैसे पार्टीशन करेंगे और कैसे समझेंगे वो हम दिखाते हैं।
Okay. Please hold 1 minute. I have to share the entire screen so that you can understand. Is my screen visible to you? Hello? Yes, sir. This is the Yes, sir. output screen of the program. Okay? तो जैसे कि ये सैंपल कोड आपको बुक में मिल जाएगा, तो सेम सैंपल कोड को लेके हम आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। जो एक्चुअली इसमें कितना सेक्शन है, इसमें अगर देखते हैं तो हम लोगों को कितना सेक्शन है टोटल। हेडर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, और लेफ्ट पैन में आपको नेविगेशन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें अबाउट अस, प्रोग्राम, रिजल्ट, कंटैक्टस, है ना। और ये कंटेंट सेक्शन था। एक सेक्शन राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नीचे चला गया है ड्यू टू द स्क्रीन साइज। कोई पेज कभी कभी स्क्रीन का रिजोल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, ठीक। अब इसमें समझते हैं। जब भी आप HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो ऊपर में फर्स्ट मेंशन कर दीजिए डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या है? इट आइडेंटिफाई द वर्जन ऑफ द HTML। तो HTML का किस वर्जन में आप कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करता है। हियर इट आइडेंटिफाई द HTML5, द लेटेस्ट वर्जन। अच्छा, हेडर सेक्शन में जो पार्ट हमने किए हैं दिखाई दे रहा है। देखिए, हेड करके एक सेक्शन है, इसके अंदर लिंक टाइप करके लिखा हुआ है ना। तो लिंक टाइप टेक्स्ट और CSS, rel इक्वल टू स्टाइल शीट, href इक्वल टू css layout डॉट css। तो ये जो है CSS फाइल जो पहले से हम क्रिएट करके रखे थे, ये CSS फाइल था जिसका नाम है css layout डॉट css। दैट इज द एक्सटर्नल CSS। द CSS फाइल इज क्रिएटेड बाय मी outside the main file, and after that we are want to attach this file within the web page. So how to link the CSS file in HTML page? So that is the declaration or syntax, link type अब टेक्स्ट CSS जो भी स्टाइल शीट आपको इंक्लूड करना है तो href के अंदर उस फाइल नेम को लिख दीजिए। इट मस्ट बी नोट दैट बोथ द फाइल्स आर द सेम डायरेक्टरी, मतलब आपको दोनों फाइल सेम डायरेक्टरी में रखना है, अदरवाइज यू हैव टू सेट द पाथ विद द फाइल नेम। ओके, नेक्स्ट ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये CSS फाइल लेके पहले डिजाइन को देखते हैं। द बॉडी, तो बॉडी के अंदर क्या पार्ट है? एक देखिए लिखा है क्लास कंटेनर, है ना। दूसरा क्लास का नाम क्या है? हेडर। तो हेडर के अंदर ही आपको लिखा हुआ है, हेडर क्लास के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जो सर यहाँ पर हम लिखते हैं XYZ कंपनी। क्लियर? तो ये जो हेडर है एक डिवीजन हो गया। तो एक्चुअली डिवीजन टैग का पर्पस क्या है? टू डिवाइड द वेब पेज पार्ट। एक वेब पेज है, उसके अंदर आपको डिवीजन क्रिएट करना है। उस डिवीजन को बनाने के लिए हम लोग डिव टैग का यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डिव, जिसका फिर से क्लास का नाम दिया है कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर देख लीजिए लेफ्ट करके लिखा है ना। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट। और दूसरा जो कंटेंट है, दूसरा जो क्लास है, 1 मिनट, हेलो हेलो, एक, अच्छा
हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। जी आप क्लास क्लास से बोल रहे हैं ना? तो मेरा तो ऑलरेडी तो उसके लिए बुक किया गया था। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल जो है अभी चेंज हो जाएगा और कुछ लोगों भी चेंज करना है। ठीक है, जो ऑलरेडी रनिंग है उसका डिटेल आपको किस जगह पर शेयर करें? अच्छा, आप न्यू हराइजन कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, हराइजन कंप्यूटर लर्निंग सेंटर दरभंगा, या आप बोल सकते हैं NSCLC दरभंगा। इस नाम से नहीं है आपको, क्या भेज दें हम? अच्छा, आप आधा घंटे के बाद कॉल कर सकते हैं क्यों? हेलो। हाँ 67। ठीक ठीक ओके। ओके सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट ये क्लियर हो गया। जो कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर पूरा पार्ट को हम लोग डिजाइन करेंगे। और हेडर सेक्शन, कंटेनर, लेफ्ट लेफ्ट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज कंटेंट, कंटेंट डिवीजन। हम इसका एक ड्राइंग भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होगा। डीप क्लास राइट, ये राइट साइड के लिए है। तो हम लोग का जो चेंजिंग करना था, राइट साइड में कोई डिवीजन नहीं लेना था, तो आप राइट साइड को अभी हटा के रखिए। तो हमको दो पार्ट करना था, एक लेफ्ट पार्ट और एक कंटेंट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट का डिवीजन ये है और कंटेंट पार्ट का जो है ये डिवीजन है, जिसमें वेलकम मैसेज लिखा रहेगा। और लास्टली यहाँ पर हमने डिजाइन किए हैं फुटर क्लास, दिखाई दे रहा है? फुटर क्लास के लिए ये दिया गया। तो टोटल इसमें कितना सेक्शन है? अब टोटल जो पार्ट है, जैसे कि फुटर करके दिया गया है, तो फुटर यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो ये फुटर का पार्ट हो गया। ये जो पार्ट था आपका, इसमें दो पार्ट है, एक लेफ्ट और एक कंटेंट। तो इसको भी कंटेनर के अंदर सेट किए हैं। और उसके ऊपर में कौन सा क्लास है? हेडर क्लास है। और टोटल जो है कंटेनर क्लास के अंदर डाल दिया गया है। तो इसको हम लोग अगर नॉर्मली डिजाइन करते हैं, लेआउट अगर डिजाइन करते हैं तो किस टाइप का होगा? हेलो, सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. सपोज ये मेरा पेज है। अब इसमें ये टोटल कंटेनर था। ये कंटेनर के अंदर जो पार्ट हमने बनाया, ये हेडर पार्ट है। ऐड टेक्स्ट, दैट इज से हेडर। अब नेक्स्ट जो है, फिर से कंटेनर लिए हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, एक लेफ्ट
लेफ्ट पार्ट, और दूसरा जो है कंटेंट, कंटेंट करके एक नाम है। ये जो पार्ट है दैट इज कंटेंट। अगर आप राइट साइड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम राइट साइड का पार्ट को हटा दिए थे। अच्छा, लास्ट नीचे एक पार्ट है जो फुटर है, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो जो अगर आपको फुटर देना है तो नीचे आप फुटर को डाल सकते हैं। तो ये पार्ट है। तो ये जो है इस क्लास का नाम कर दिया गया था, ये डिव क्लास किसके अंदर है? डिव क्लास हेडर है। ये लेफ्ट करके जो दिया गया था तो ये है डिव क्लास लेफ्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है सर, क्लास का मतलब क्या है? तो क्लास मतलब पर्टिकुलर एक सिलेक्टर है जिसको हम लोग CSS में डिक्लेयर करते हैं। एक क्लास सिलेक्टर हो सकता है, नहीं तो ID सिलेक्टर होता है। तो जब क्लास सिलेक्टर बनाते हैं तो डॉट देकर उसका प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं। तो हम क्लास का नाम पहले लिख लेते हैं, डिव क्लास कंटेंट, और ये था डिव क्लास फुटर। तो सर ये जो शेप है ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है, तो ये कैसे आएगा? तो जैसे कि ये डिव क्लास हेडर, तो हेडर का जो CSS है उसको हमको देखना है। सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए बॉडी, बॉडी का कलर सेट कर दिया गया है, फॉन्ट साइज, मार्जिन एंड पैडिंग। तो आप इस टाइप का CSS, एक CSS कम से कम नोट डाउन करके रखोगे, जो कोई भी अगर एग्जाम में आता है तो उसमें सेम टाइप का CSS आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें उसके बाद लिखा है क्लास का नाम कंटेनर। हम जो बनाए थे डिजाइन, इसमें कितना कंटेनर था? एक तो टोटल कंटेनर ओवरऑल, ये टोटल जो पार्ट था ये एक कंटेनर था, और उसके बाद जब लेफ्ट डिवीजन और कंटेंट डिवीजन को बनाए थे तो उसमें भी एक कंटेनर किया गया है, ये भी एक कंटेनर है। तो जहां पर लेफ्ट और कंटेंट है उसको भी एक कंटेनर के अंदर डाल दिए थे, और ये जो टोटल पार्ट है उसको भी एक कंटेंट के अंदर डाल दिए हैं। तो इसके लिए CSS को जो लिखा गया है, फर्स्ट कंटेनर का विड्थ कितना है? 100%। तो स्क्रीन का जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली 100% लेने का मतलब मैक्सिमम जो विड्थ आपका स्क्रीन का है उसको कवर अप करता है। अब आते हैं कंटेनर के अंदर हम लोग लिए थे हेडर। देख लीजिए हेडर में पहले लिखा है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब कलर के लिए है। यहाँ पर #FF0000, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेड कलर का है। तो एक्चुअली RGB फॉर्मेट बोलते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कलर का कोड जो होता है, जैसे कि FF देते हैं और अदर्स अगर 0000 कर दिए हैं तो रेड कलर का हो जाएगा। अगर आपको ग्रीन कलर देना है तो 00FF00, और अगर आपको ब्लू कलर डिवाइड करना है तो 0000FF। एक्चुअली FF जो है हेक्साडेसिमल कोड है जिसका वैल्यू 16 होता है। तो ये जो कलर का कोड जनरेटेड होता है एक्चुअली हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है या डेसिमल में भी हो सकता है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर है, फॉन्ट का साइज 30 पॉइंट है ना। अब आते हैं हम लोग का क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसमें हमने चेंजिंग किए थे, ये जो है इसमें हम चेंजिंग किए थे, तो सेव कर देते हैं। फिर से हम अगर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में कंपनी का नाम XYZ कंपनी आ गया। अच्छा, लेफ्ट साइड में आपको दो ही मेनू करना था, अबाउट अस, प्रोग्राम, रिजल्ट, कॉन्टैक्ट अस। इसमें 4 है, तो आपको कितना मेनू बनाना था? 2, एक होम करके और एक फॉर्म करके। तो ऑटोमेटिकली होम करके अगर लिखते हैं तो इस साइड में अगर हम
होम कर दीजिए और इसको फॉर्म बना दीजिए, और अदर जो लिंक है उसको हटा दीजिए। क्लियर है? तो इसमें जो एंकर टैग का यूज किया गया है, ये उस पेज में ले जाने के लिए होम में क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा उस पेज के लिए करते हैं। अगर कोई लिंक नहीं देना चाहते हैं तो ahref को हैश करके रखिए। क्लियर है? और जब आप लिंक दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली उस जगह पर उस पेज का नाम कर दीजिए, तो आपको उस पेज में लेके जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंजिंग होगा, हम लोग चेंजिंग को भी देखते रहेंगे। दिखाई दे रहा? जो सर ऊपर में XYZ कंपनी आ गया है, ये होम और एक फॉर्म, दो पेज का लिंक हम कर सकते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का दिया गया है दैट इज कॉल्ड कंटेंट, और फुटर इसके नीचे है। दिखाई दे रहा है? अगर आपको फुटर का जरूरत नहीं है तो फुटर को हटा दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें फिर से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर को। तो टोटल जो क्लास है, ये क्लास का नाम है कंटेनर, जिसमें विथ था 100%, आपको मालूम होगा, अभी दिखाए थे। तो ये कहाँ पर एंड हो रहा है? ये लास्ट में। अभी इसके अंदर मेन कितना क्लास है? एक हेडर क्लास आपको दिखाई दे रहा है, हेडर क्लास करके लिखे हैं। तो सर इस क्लास का नाम क्या लिखे? हेडर। तो ये क्लास का नाम हेडर का मतलब है जो ये स्टाइल शीट करके जो पेज हम इंक्लूड किए हैं उस जगह पर ये हेडर करके आपको लिखना पड़ेगा। ये जो डॉट हेडर करके लिखे हैं तो दैट इज द नेम ऑफ द क्लास, जो कि यहाँ पर इसके साथ मैच करेगा। तभी जाके क्या होगा, इस हेडर के जगह पर चेंजिंग आएगा। सिमिलरली दूसरा कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर दो पार्ट बनाए थे, एक लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट डिवीजन, और एक कंटेंट डिवीजन। अभी कंटेंट डिवीजन के अंदर देखिए H3 करके एक टैग दिया गया है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। हम इसमें लिख देते हैं वेलकम मैसेज, जो भी हमको लिखना है। क्लियर? और भी कुछ आप लिख सकते हैं। तब क्या होगा, ये जो कंटेनर का पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो हेडर हो गया। अभी कंटेनर का दो पार्ट कर दिए हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक कंटेंट पार्ट। एंड लास्ट पार्ट, लास्ट डिवीजन जो हमने बनाया है, ये इसके हिसाब से नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से फुटर नहीं है, बट हमने दे दिए हैं। क्लियर? अच्छा, कभी कभी आप लोग कॉपी राइट जो बनाते हैं, जैसे कि @कॉपी, तो उसको बनाने के लिए सिंटैक्स है एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। तो ऑटोमेटिकली आपको जो सिंबल दिखाई देगा ये इस टाइप का सिंबल दिखाई देगा, जैसे कि कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन लिखने से आएगा। ओके, अब इसमें वेलकम मैसेज दे दिया है। सेकेंड पेज ये हो गया, यूजर नेम, फोन, कंटेंट और सबमिट बटन। ये कौन सा पेज में करना है? सेकेंड पेज में करना है। तो ऑटोमेटिकली सर पेज तो सेम रहेगा, बट उसमें जो है हमको यूजर नेम, फोन और ये करने के लिए दूसरा पेज बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करेंगे, इस पेज को सेम कॉपी कर लीजिए। इसका नाम क्या दिए हैं? testcode.html, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में। अब दूसरा पेज सेम टाइप का बना दीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। सपोज इसको सेव कीजिएगा HTML फाइल से, सेकेंड पेज या second.html, दैट इज द एक्सटेंशन। ये अब इसमें कंटेंट का जो जगह है उसको हटा दीजिए। इस पेज का नाम क्या हो गया? second.html। तो अभी जो हमको रन करके दिखा रहा था, ये कौन सा पेज दिखा रहा था? testcode.html। अब इस पेज को लिंक करेंगे, उससे पहले जो है इसमें हमको एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो फॉर्म में क्या क्या लेना था? आपका क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? कंटेंट में क्या करने के लिए? एक यूजर नेम, फोन और एक सबमिट बटन। तो आपको यूजर नेम देना है, फोन नंबर और सबमिट बटन को उसके साथ अटैच करना है। तो ये क्लियर हो गया है, डिवीजन हमने कैसे क्रिएट किए हैं। उसके बाद आते हैं
अच्छा, कंटेंट के अंदर जब भी हम करेंगे, सपोज यूजर नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू सपोज XX, उसके बाद दे देते हैं ब्रेक, फोन नंबर, इसमें भी सेम आप इसको जो है डाल दीजिए, इनपुट टाइप ये भी टेक्स्ट है, आप नंबर भी कर सकते हैं, तो अभी टेक्स्ट रखते हैं, इसका नाम देते हैं YY। और लास्ट क्या था, एक सबमिट बटन बनाना था, तो इनपुट टाइप बटन कैसे बनाते हैं, आप डायरेक्ट भी बटन करके लिखिए, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, तो ऑटोमेटिकली आपका सबमिट बटन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हम इसमें कोई CSS का यूज नहीं किया है, जस्ट पेज को कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, second.html। तो टेस्ट कोड के अंदर जहां पर लिंक बनाना था फॉर्म में, यहां पर लिख देते हैं second.html, क्लियर। और ये फर्स्ट वाला होम जो पेज है वो सेम पेज है, इसीलिए सेम पेज का नाम कर देते हैं testcode.html, जो कि ये फाइल है। अब जो रन करने वाला पेज है उसमें आते हैं, वेलकम मैसेज जो कि फर्स्ट पेज आपको शो कर रहा है, उसके बाद फॉर्म में अगर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म पेज आ गया, यूजर नेम, फोन नंबर और सबमिट बटन, ये आपको बनाने के लिए कहा गया। अब उसी के साथ साथ कुछ रूल्स रेगुलेशन इसमें दिया गया है, जो किसमें कितना पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि CSS में कितना पॉइंट होना चाहिए, हेडर में 18 पॉइंट्स होना चाहिए, मेनू डिवीजन में 12 पॉइंट होना चाहिए। तो ये सब सेट करने के लिए आपको कहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा, CSS के अंदर। लेफ्ट में कितना पॉइंट होना चाहिए था, 12 पॉइंट, तो फॉन्ट साइज 12 पॉइंट कर दीजिए। हेडर में कितना पॉइंट था, हेडर में 18 पॉइंट, हेडर में 18, और लेफ्ट सेक्शन में शायद 12 पॉइंट। लेफ्ट में यहाँ पर कुछ डिक्लेयर नहीं है तो आप बना दीजिए फॉन्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लीजिए, जो मेन क्या होता है, जो CSS जो भी बनाए हैं वो बॉडी के लिए कलर, फॉन्ट साइज तो हम सेट कर दिए थे, ये फॉन्ट साइज अगर सेट नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेफ्ट सेक्शन में ये जो डिवीजन का 2 पार्ट हो गया था, आपको राइट सेक्शन नहीं लेना है तो राइट को हम हटा देते हैं। अगर राइट सेक्शन आपका नहीं है तो राइट को हटा दिए। अभी हेडर जो सेक्शन है और लेफ्ट और कंटेंट, तो लेफ्ट का विड्थ कितना दिया गया है, 300 पिक्सल, और फ्लोट करके क्या लिखा गया है, लेफ्ट। तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिजाइन है, ये जो साइड है, इसका आपका सेक्शन का विड्थ कितना हो गया, 300 पिक्सल। ठीक है, और एक किस साइड में फ्लोट कर रहा है, फ्लोट लेफ्ट, तो ये CSS का पार्ट हो गया। तो ये अदर जो पार्ट है, इसको भी अगर CSS करना चाहते हैं, मान के चलिए विड्थ कितना देंगे, मान लीजिए 800 पिक्सल दे देते हैं विड्थ, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट इक्वल टू लेफ्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले जो है लेफ्ट डिवीजन आ जाएगा, उसके बाद कंटेंट डिवीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। प्लीज फॉलो द CSS। दो पार्ट को फॉलो कीजिए, पहला लेफ्ट पार्ट जिसका बैकग्राउंड कलर है तो वो कलर हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी फ्लोट लेफ्ट करके लिखा है और ये फ्लोट लेफ्ट करके लिखा है। ये दोनों लेफ्ट और कंटेंट डिवीजन को किसके अंदर रखा गया था, कंटेनर के अंदर। तो इसका जैसे कि हम दिए हैं 300 पिक्सल लेफ्ट में जाएगा, 300 के बाद फिर से 600 पिक्सल उसके लेफ्ट में जाएगा। क्लियर है।
तो ये दो जगह इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से क्या होता है, दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है। क्लियर? अब अगर आप फ्लोट राइट करके देते हैं, सपोज हम यहाँ पर कर दिए हैं फ्लोट राइट, तो राइट साइड में फ्लोटिंग होगा। सपोज यहाँ पर हम दे दिए हैं 300 पिक्सल, तो राइट साइड में फ्लोटिंग हो जाएगा। अब चेक करके देखिए, क्लियर है? अब राइट साइड में चला गया, तो फ्लोटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो आपका किस साइड में ये डिवीजन बनेगा। क्लियर? ये आइडिया आया होगा सबको? हेलो, सबको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. बीच में रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, तो ये दो पेज हमने डिजाइन किए थे, जो एक टेस्ट कोड करके दिए थे, जिसमें दो मेनू बना दिए थे, ऊपर में हेडर सेक्शन और कंटेंट सेक्शन। तो इसका पेज का कोडिंग हम फिर से बता देते हैं आपको, इसमें भेज देंगे व्हाट्सएप में, जो ग्रुप है उसमें हम भेज देंगे ये सब कोड को। ठीक है, आप भी बैठ के जो है इसको लिख सकते हैं, और सेम टाइप का आप कॉपी में भी लिख सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है? ओके, लास्ट सेक्शन जो है जेएसपी सेक्शन, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है थर्ड जेएसपी फाइल आपको बनाना है, और उसमें क्या होगा, जो भी नेम और फोन नंबर एंटर किए हैं उसको डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा कोड है। ये दिखाई दे रहा है आपको? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन करके देते हैं। अब यहां पर आपका क्या क्या था, यूजर नेम था, यूजर नेम को दिखाना था। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्टलेट में लेस देन परसेंटेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर फर्स्ट नेम के जगह पर चेंज करके जो नाम दिए थे XX। अब सेकेंड में आइए, यहाँ पर नाम क्या दिए थे, सेकेंड डॉट HTML में XX। तो सेम चीज को जो है हम यहाँ पर कर देते हैं। सिमिलरली फोन नंबर, इसका नाम क्या दिए थे, YY। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर YY नाम था, जिसमें से आपको यहाँ पर शो करेगा फोन नंबर। अब ऐसे ही नहीं शो करेगा, इस पेज को लिंक करना पड़ेगा। कहाँ पर, किस वे में लिंक करना पड़ेगा, ये देखो फॉर्म एक्शन करके लिखा है एंड मेथड पोस्ट। इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, टोटल फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर डिव क्लास कंटेंट है, अब इसके अंदर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये था मेरा फॉर्म। अब इस फॉर्म में जब भी हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये किस पेज में चला जाएगा, स्टूडेंट रेस्पॉन्स डॉट जेएसपी पेज में जाएगा। तो स्टूडेंट रेस्पॉन्स पेज, ये पेज खोलने के बाद आपको क्या दिखाएगा, यूजर नेम जो कि XX वैल्यू को पास किया गया है, और फोन नंबर जो कि YY वैल्यू को पास किया गया है। तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी डिस्प्लेड टू योर स्क्रीन। तो ये था जेएसपी फाइल। तो एक्चुअली आपको कितना बनाना था, एक HTML फाइल बनाए, दूसरा पेज डिजाइन किए HTML का ही, एक CSS पेज बनाए, और एक जो है जेएसपी फाइल बना दी। तो ये आपका ओवरऑल तीनों क्वेश्चन का आंसर था। किसी का कुछ डाउट है? हेलो, Sir. जी कुछ पूछना है? हम इसका सैंपल कोड को भेज देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। Okay, sir. अच्छा, थोड़ा होल्ड कीजिए, हम भेज देते हैं।
तो बाकी क्लास पे आप ही लोग इसी में होगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट JS। ओके, क्लियर है? आप ग्रुप में इसका कोड देख सकते हैं, जो भी आपको दिखाया है या मॉडिफाई किए हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट था वो है BCSL 058 ना, 56 बाद में होगा जी। आप लोग किस आरसी से है सर? सब एक एक करके बताएं RC 1 merit जी। आरसी 1 ओके, नेक्स्ट कार्तिक, आप किस आरसी से हैं? दिल्ली वन। ओके, ये जो नेक्स्ट पार्ट है आपका कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक दिखाई दे रहा है। तो एक सिंपल सी प्रोग्राम आपको करना है। ये हो सकता है आपको एरर फाइंड करने के लिए दिया जाए, जैसे कि इसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज के ऊपर एक सी प्रोग्राम डिजाइन करना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ e⁻x बाय यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग से करना है। Compare the result produced by inbuilt function and the result produced by you to find the error। प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा, आप प्रोग्राम में जो लॉजिक सेट किए हैं उसके लिए जो वैल्यू आएगा और इनबिल्ट फंक्शन में जो वैल्यू आएगा, दोनों में डिफरेंस करके आपको एरर को फाइंड करना है। अच्छा, किसी को आइडिया है इससे रिलेटेड प्रोग्राम किए थे आप लोग कभी? ऊपर में जो सीरीज है नहीं किए। ओके, एक बार देख लीजिए सीरीज में जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है। 1 + x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल, है ना? अच्छा, सीरीज क्या है? E इक्वल टू is there any admit all? ओके, लेट्स सी। आपका जो सीरीज पूछा गया था ई सीरीज ना, तो E इक्वल टू 1 + x, तो x⁻1 भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अभी नंबर ऑफ टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए आप, इंट फैक्टोरियल का एक फंक्शन हमने बना दिया।
तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा? If n equal to 1, then return 1. Otherwise, return n into fact of n minus 1 by using recursion. तो ये जो लॉजिक हमने लिखे हैं फाइंडिंग द फैक्टोरियल, किस लिए? सब में सर फैक्टोरियल है इसलिए। फ्लोट टाइप वेरिएबल x एंड e, दो वेरिएबल डिफाइन किए। इंटीजर टाइप वेरिएबल n, जो कि नंबर ऑफ टर्म के लिए हम यूज करना चाहते हैं। अब टर्म ही लिख दीजिए, टर्म। ठीक से देख लीजिए एक बार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंटर द नंबर ऑफ टर्म, scanf %d, एम्परसेंट ऑफ टर्म। तो टर्म का वैल्यू आप इंटर कर दीजिएगा। अच्छा, ई का इनिशियल वैल्यू जो है 1 करके रखिए, क्योंकि ई का जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। देयर आफ्टर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन, जितना टर्म रहेगा उसमें से एक कम होगा, क्योंकि 1 जो है उसको एक टर्म में हम काउंट कर देते हैं। 1 में अगर एक काउंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा सब में जो है आपको परेशानी नहीं होगा, जो टर्म में आपको ऐड होते जाएगा। क्लियर? अब e का वैल्यू इक्वल टू e प्लस, इसमें सीरीज में क्या रहेगा? पावर फंक्शन, तो POW फंक्शन लिए हैं, इसमें x का वैल्यू भी एंटर करना है, नहीं तो x का वैल्यू कहां से आएगा? एंटर द वैल्यू ऑफ x, scanf %f कर दीजिए, क्योंकि फ्लोट टाइप है, एम्परसेंट ऑफ x का वैल्यू अब डाल दीजिए। अभी x कॉमा i का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो x टू द पावर i हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फैक्ट ऑफ i। जैसे कि जब x का पावर 1 होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 1 होना चाहिए, x का पावर जब 2 होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 2, ऐसे करके ऐड होते जाएगा। तो ये जो लॉजिक है, इसी से आपको e का वैल्यू निकल जाएगा। प्रिंटफ द रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल टू %f, जो कि e का वैल्यू हम देखना चाहते हैं सबसे पहले। अब पावर फंक्शन जब भी यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली पावर फंक्शन यूज किए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको math.h इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर ही ये डिफाइंड है, math.h। तो एंटर द नंबर ऑफ टर्म, सपोज 5, एंटर द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1, तो आपका e का वैल्यू आ गया 2.7083833। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है इसको कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। तो सर स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे आएगा? प्रिंटफ द स्टैंडर्ड वैल्यू
इक्वल टू परसेंटेज एफ, इसमें लिख दीजिए EXP एक फंक्शन है जिसमें से ई सीरीज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। EXP ये फंक्शन भी math.h के अंदर में है। तो अभी अगर रन करते हैं, नंबर ऑफ टर्म 5, x का वैल्यू 1, तो ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यू में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। सो एरर कितना हुआ आपका, printf the error equal to percentage f, that is EXP of x minus e, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका एक्चुअल एरर है। नंबर ऑफ टर्म 5, वैल्यू ऑफ x एंड द एरर इक्वल टू 0.009948, ये आपको दिखाई दे रहा है? क्लियर है? तो कोई भी इस टाइप का सीरीज होगा तो उसके लिए इस टाइप का आपको करना है। तो आपको सिंपली सीरीज का लॉजिक को तैयार करना है। अगर फैक्टोरियल करने के लिए कहा गया है तो ऑटोमेटिकली पहले आप फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन कर ले, तो ऑटोमेटिकली आपका टास्क आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो एक आपको हम पूरा सैंपल प्रोग्राम दिखा दिया। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो, अच्छा, इसको हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। बेटर। समझाना कि मतलब कैसे हो गया, मतलब कोड हमने मतलब कैसे सोच के लिखा। किस जगह पर बताइए? आपको ये सीरीज दिया गया है ना, ये जो सीरीज है, तो ये सीरीज को हम लोग इस टाइप का किए हैं। इनिशियली ई का वैल्यू 1 मान के चलते हैं, ठीक है। अभी ई इक्वल टू आई का वैल्यू, जब आई का एक लूप बनाए थे ना, जहां पर 1 से इन टर्म का वैल्यू कितना है, सपोज टर्म का वैल्यू मेरा 2 है, तो आई का वैल्यू कितना दूर तक चलेगा, आई का वैल्यू होगा 1 से स्टार्ट किए हैं और लेस देन टर्म तक तो 1 ही रहेगा ना। अच्छा, यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो आई का वैल्यू 2 इटरेशन होगा, आई इक्वल टू 2। क्लियर? तो फर्स्ट तो ई का वैल्यू 1 है ही, प्लस अब क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू हम इनपुट ले लिए हैं। अब देखो पावर एक्स ऑफ आई, तो आपका जब आई का वैल्यू 1 हो रहा है तो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, POW पावर एक्स का वैल्यू इनपुट गया है, आई का वैल्यू 1 था, डिवाइडेड बाय आपको कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 1। क्लियर? फिर जब ये हो गया कंप्लीट, उसके बाद आई का वैल्यू जब 2 होगा तो फिर से पावर फंक्शन x, 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। ये रिपीटेडली कॉल हो रहा है। जब आई का वैल्यू 1 रहेगा तो ये कॉल हो रहा है, जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो नेक्स्ट 2 के लिए ये कॉल हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, ई के अंदर ऐड होते जाएगा। तो ई के अंदर ऐड होते गया तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ टर्म 5 के लिए कितना वैल्यू आ रहा है, 2.708333। और स्टैंडर्ड वैल्यू अगर फॉर्मूला का यूज करते हैं EXP ऑफ x, तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 2.718282। तो एरर कैसे होगा, दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर? एक्चुअल जगह ये है जो सीरीज का सम हम कैसे बनाते हैं। कोई नंबर का सम आप कैसे बनाते हैं, सेम टाइप का। जी सर, आर यू सेटिस्फाइड? हेलो, ओके। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, जी
जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैं एक अपने प्रोग्राम बनाया था e की पावर x कैलकुलेशन करने वाला। एक बार सर प्लीज उसे चेक कर लीजिए, इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, ये आपका प्रोग्राम था ना। हम एक बार लॉजिक को देख लेते हैं। एक आप कैलकुलेट EX करके फंक्शन बनाए हैं। अच्छा, डबल EX 1.0 EX इक्वल टू EX प्लस X, मतलब ऐड करते जाना है जितना भी वैल्यू है। यस सर। ओके, ऑटोमेटिकली अगर ऐड करते जाएंगे, इसमें x का पावर x का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2.0 है ना, x का पावर प्लस 2.0। इस वे में अगर बनाते हैं, x का वैल्यू डाल दिए हैं। अच्छा, इसमें एरर नहीं निकाले आप? तो इसमें सर इस इनबिल्ट, क्वेश्चन में एरर नहीं पूछा था। अच्छा एरर ये नहीं दिसंबर पूछा। 18 सेट अच्छा 4 का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, हाँ क्यों नहीं बना सकते, ठीक है सही है। ओके सर। अच्छा, इसमें फैक्टोरियल कहाँ की है? सर ये फैक्टोरियल वाला नहीं था, अच्छा, दूसरा इसमें चीज सिर्फ था। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये अच्छा सर ये अच्छा दूसरा है। अच्छा, ठीक ठीक, नहीं नहीं हो सकता है, एकदम सही है। ओके, अच्छा थैंक ओके यू। सर। मेरा टाइम जो है ओवर है। ठीक है, अभी दूसरा सर है जो कि वो आप लोगों का 56 का क्लास लेंगे। ठीक है, जी सर कंटिन्यू कीजिए सर, रवि सर। हेलो हेलो, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते, कंटिन्यू करें सर? हेलो हेलो। यस सर, कंटिन्यू। राजीव सिंह, सुनाई दे रहा है साउंड? राजीव सिंह,
कार्तिक, रुपेश, चलिए BCSL 56 आप लोग सारे आरसी दरभंगा के हैं या फिर पटना के भी हैं कोई? इसमें जितने भी ज्वाइन है उसमें पटना आरसी के भी हैं या सब दरभंगा आरसी के भी हैं? दरभंगा सर। सब सर आरसी दिल्ली से है सर। आरसी में, ओके। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कब है एग्जाम 56 का 56 का? 4 अगस्त से। 4 अगस्त। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। जैसे कि आपको मालूम होगा जो ये जो BCSL 56 है उसमें मेनली हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, या फिर BCSL 56 इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ BCS 052। आपने थ्योरी में जो BCS 052 में पढ़ा है उसी से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को यहाँ पर प्रैक्टिकली पढ़ना। क्लियर ना? प्रैक्टिकली किसको पढ़ना है? जो कि आपने पढ़ा है BCSL 056 में। तो 56 के खास करके थर्ड ब्लॉक में जो आप पढ़े हैं ना उसी को हम लोग को देखना है। क्लियर? जिसमें कि आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कमांड को भी देखे हैं और वही चीज हम लोग के प्रैक्टिकल में आएगा अभी भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस किसी भी ईयर का। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। आप जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग का जो है वो दिसंबर 2017 का है, या फिर 18 हो या फिर 19 हो। आपको मालूम होगा 20 के बाद तो सब ऑनलाइन ही हुआ है। तो ऑफलाइन में इस टाइप का क्वेश्चन आपका BCSL 056 का रहता है। जैसे कि पहला क्या दिया गया है, राइट एंड रन अ TCP क्लाइंट एंड TCP सर्वर प्रोग्राम। ठीक है, TCP क्लाइंट और TCP सर्वर प्रोग्राम यूजिंग C लैंग्वेज। प्रोग्राम जो आपको लिखना है वो किस में लिखना है? C लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, और साथ में क्या दिया गया है, इसमें कहा क्या रहा है कि TCP क्लाइंट विल एस्टैब्लिश, मीन्स इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या कर रहा है कि TCP क्लाइंट विल एस्टैब्लिश अ कनेक्शन एंड सेंड एनी 2 नंबर्स टू द सर्वर। सिंपल प्रोग्राम, काफी सिंपल है कि TCP क्लाइंट जो है वो एस्टैब्लिश करेगा क्या चीज को? कनेक्शन को, और सेंड करेगा क्या चीज? एनी 2 नंबर्स। किसको? सर्वर को। तो क्वेश्चन कोई बहुत लंबा नहीं है। सी के सेंस में अगर आप गौर करेंगे, है ना, इससे पहले आप लोग में से कोई TCP/IP प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट करवाए भी हैं? कोई भी स्टूडेंट जितने भी कनेक्टेड हैं, अगर करवाए हैं तो यस बोलिएगा। सिस्टम पर आपने TCP/IP का कोई प्रोग्राम रन करवाए हैं? नो सर। नो। ठीक है, और आप लोग में भी अगर अभिनव या जो भी है कोई कार्तिक, आप लोग अगर किए हैं तो बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सर किए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसमें ज्यादा। प्रोग्राम रन करवाए थे? यस सर।
अच्छा, उसके लिए क्या एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ा? सर मैंने काली लाइनक्स का ऐप इंस्टॉल किया था, उसमें जीसीसी अच्छा। का यूज करके रन करवा रही थी। एग्जीक्यूट किया था सक्सेसफुली? ये सर ये प्रोग्राम प्रोग्राम सर रन हो रहे हैं सब। मैंने काफी भी प्रोग्राम बनाए देख हेल्प लेकर के गूगल से, लेकिन कुछ उसमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है। आपका दरभंगा आरसी है? नो सर, आरसी रोंडा। देखिए है क्या कि सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट में दो आपको सोचना होगा। एक तो आप कंप्लीट लाइनक्स आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, काली करें या कंप्लीट आप फेडोरा का करें या फिर रेड हैट का करें, कोई भी करें, है ना। और सबसे इजी आज की डेट में वही है कि ऑनलाइन ही कर लें, क्योंकि इन्वायरमेंट सिस्टम पर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये तो कोई एप्लीकेशन नहीं है जो डायरेक्ट आप काम कर लोगे ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीटली आपको डुअल बूटिंग सिस्टम बनाना होगा, और उसके बाद कंप्लीटली अगर कोई कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसे एग्जीक्यूट करवाना है। क्लियर ना? तो हम यस सर। लोग सोच रहे हैं अभी जो प्रेजेंट में 1-2 दिन या फिर जो क्लास दिया गया है उसके बेस पर आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि मेनली आपको आप लोग में से कोई कभी कॉपी पेन के हेल्प से प्रैक्टिकल दिए भी हैं कि नहीं? आप लोग भी नहीं दिए हैं अभी तक कभी? नो सर, इस बार फर्स्ट टाइम होगा ऑफलाइन, अब तक ऑनलाइन ही है। ओके। तो है क्या कि हम लोग को फोकस क्या करना है, समझ रहा है ना, कि कॉपी पर जैसे एग्जाम में आप लिखे हैं ना कॉपी पर, वैसे ही इसको लिखने का ट्राई करना, माने कि इसको भी कॉपी पर जो लिखेंगे उसी का इवैल्यूएशन होगा। बात क्लियर ना? सिस्टम अगर आपके सामने है भी, उसमें अगर आप एग्जीक्यूट करवा भी देते हैं और नहीं भी करवा देते हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लियर ना? तो ये याद रखिएगा जो कॉपी में होना चाहिए। क्लियर? हम लोग डिस्कस अभी क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का जो कॉमन अप्रोच है, जो कम से कम अगर ऐसे स्टूडेंट जो कि कभी ट्राई नहीं किए हैं तो कम से कम हम एग्जाम में कैसे प्रोग्राम को इजीली राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इजीली नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत तो है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रोग्राम इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि दो सिस्टम के इन्वायरमेंट को हमको पहले मैनेज करना पड़ता है। कुछ ऐसे सिस्टम कॉल होते हैं ना जिसके हेल्प से हमको दोनों सिस्टम का पहले इन्वायरमेंट को क्या करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, और उसके बाद आगे हम सी में करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करें, प्रोग्रामिंग करें। तो पहले क्या हो जाता है, जो ये जो हमको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके काम करना है ना, तो इसी के लिए हमारा प्रोग्राम कम से कम 1-2 साइज का माने 1-2 पेज का जो है ना वो कॉमन फॉर्मेट हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हर प्रोग्राम में हमको लिखना पड़ जाता है। लॉजिक तो काफी सिंपल रहता है जिसको कि अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। क्लियर ना? सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत बड़ा मेहनत नहीं है, मेहनत आपको थोड़ा सा फर्स्ट प्रोग्राम में ही है। सेकेंड में इसलिए नहीं है क्योंकि लिनक्स का कॉमन कमांड रहता है, ठीक है, और हमको लग रहा है कि आप लोग कमांड रन भी करवाए होंगे और कुछ कमांड का आप लोग को आइडिया भी होगा। जैसे कि क्रिएट अ ग्रुप, यहाँ पर क्या लिखा गया है सेकेंड क्वेश्चन में, क्रिएट अ ग्रुप नेम्ड बीसीए। बीसीए नेम से एक ग्रुप क्रिएट करना है यूजिंग GUI टूल। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कमांड नहीं लिखना है, किसके हेल्प से करना है, GUI के टूल के हेल्प से, ठीक है। और ऑल्सो क्रिएट अ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर फॉर दिस ग्रुप, और उस ग्रुप के लिए कि GUI टूल से ही क्या करना है, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को क्रिएट करना है। साथ में कह रहा है राइट द रूल्स एंड सेट द परमिशन फॉर दिस ग्रुप एंड ग्रुप एडमिन, और ग्रुप या ग्रुप एडमिन के लिए परमिशन आपको क्या करना है, सेट करना है। क्लियर है ना? हाँ, कुछ बोलना स्क्रीन है विजिबल नहीं है आपकी, जी? स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? नो सर। दिख रहा है, एक बार मैं फिर दिख रहा है से सर। दिख रहा है। क्या कि तो आप एक बार थोड़ा सा ये हो जाइए ना, री लॉग इन हो जाइए तो हो सकता है आपका तब, क्योंकि इधर तो दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग को प्रोग्राम राइट करने के लिए क्या करना है, और फिर सेकंड जो क्वेश्चन है ग्रुप से रिलेटेड उसके लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो GUI बेस्ड टूल दे दिया गया है, तो GUI बेस्ड टूल मीन्स क्या क्या, लिनक्स का आपको कंप्लीट जो आप सेट माने लिनक्स कंप्लीट जो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पहले से मालूम होगा उसमें CUI सपोर्टेड भी रहता है और क्या रहता है, GUI सपोर्टेड भी रहता है ना।
तो जैसे विंडोज में आप क्लिक करके काम करते हैं ना, ऐसे इसमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। लेकिन हमारे सिलेबस में अगर आप गौर करेंगे तो ग्रुप बनाने के लिए मेनली क्या कमांड दिया गया है, CUI का कमांड दिया गया है, न कि GUI का। कुछ कुछ कभी कभी बीच बीच में क्वेश्चन पूछ देता है। साथ में परमिशन सेट करने की अगर हम बात करें तो परमिशन सेट करने का कमांड आप लोग को मालूम है ना, chmod होता है ना। और दो वे में आप परमिशन असाइन कर सकते हैं, एक किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो कैरेक्टर के फॉर्म में, और एक किसके फॉर्म में कर सकते हैं, नंबर के फॉर्म में, है ना। कमांड क्या है, chmod, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज मोड। क्लियर? एक मिनट। परमिशन का क्वेश्चन बार बार देखा गया है, आप लोग भी दूसरा सेट अगर निकालेंगे तो उसमें देखिएगा जो बार बार ये क्वेश्चन आया है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? अगर विजिबल है तो कोई भी एक यस बोल दीजिएगा। व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर किया है। दिख रहा है सर। एक सबसे कॉमन जो टर्म है वो आपका क्या है, तो परमिशन, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आते रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही भी परमिशन की ही बात हुआ है। ठीक, अब है क्या कि परमिशन की अगर हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमिशन के सेंस में क्या क्या हम लोग को करना है। तो एक चीज गौर कीजिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये काम सही से नहीं कर रहा, मैं दूसरा टूल्स को ही ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड दिख रहा है अब? यस सर दिख रहा है। ओके, हमने क्या बोला कि परमिशन करना है ना, एक आपको याद रखना है क्या चीज, एक यूजर के रेस्पेक्ट में होगा, एक किसके रेस्पेक्ट में परमिशन आता है, ग्रुप के रेस्पेक्ट में, और एक किसके रेस्पेक्ट में आता है, अदर यूजर्स के रेस्पेक्ट में। बात समझ गया? ये तीन परमिशन होते हैं, यूजर, ग्रुप और अदर। कभी भी अगर परमिशन आपको राइट करना है ना तो क्या लिखेंगे, chmod। क्लियर? ठीक है ना, क्या लिखेंगे, chmod, स्मॉल में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि केस सेंसिटिव रहता है और आपको कमांड किस में राइट करना है, स्मॉल में याद राइट करना। जैसे chmod दिए, किसी यूजर को अगर हमको कंप्लीट परमिशन देना है किसी यूजर को, तो हम लोग क्या लिखते हैं कंप्लीट परमिशन के लिए, 777 स्पेस यूजर नेम, फॉर एग्जांपल user1। क्लियर? अब देखिए ये जो मैंने 7 लिखा है, ठीक है, तो 7 ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया 4, ओके, प्लस 3, ठीक है, ओ सॉरी 4 प्लस 2 प्लस 1। बात क्लियर है? ये हमारा यूजर का बेसिक फंडा है, जो आप एक दिन में भी परमिशन के बारे में या किसी भी यूजर के रेस्पेक्ट में या ग्रुप के रेस्पेक्ट में, अदरवाइज किसके रेस्पेक्ट में, डायरेक्टरी के रेस्पेक्ट में एंड फाइल के रेस्पेक्ट में परमिशन असाइन कर सकते हो। क्लियर है? ये जो 4 होते हैं वो किसके लिए होते हैं, रीड के लिए। क्या चीज के लिए होगा, रीड के लिए। क्लियर?
सेकेंड वन आपको क्या याद रखना है, 2 है, 2 किसके लिए होगा, राइट के लिए, क्लियर। और 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, एग्जीक्यूट के लिए, क्लियर। ये 3 हो गया। तो अगर किसी को 7 परमिशन दे रहा है, 7 दे रहा है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये इस चीज को क्लियर कर रहा है कि यूजर मीन्स कि आपका ओनर, यूजर को आप क्या बोल सकते हैं, ओनर माने कि जिस यूजर से आप लॉगिन है, ये 7 उसके लिए है, ये जो आपको दिख रहा है, क्लियर ना। ये दूसरा वाला जो 7 है ना, ये किसके लिए होता है, ग्रुप के लिए, क्योंकि आप जो भी यूजर क्रिएट करते हैं ना, वो किसी न किसी ग्रुप से बिलोंग्स करता है, क्लियर। तो सेकेंड पार्ट फॉर ग्रुप, एंड थर्ड पार्ट जो है वो किसके लिए है, अदर यूजर के लिए। जैसे कि हम एक यूजर बनाया, मान लीजिए कि NHCLC, मैंने क्या एक यूजर बनाया NHCLC, क्लियर ना। और दूसरा यूजर क्या बनाए हुए हैं, हम बनाए हुए हैं यूजर, ठीक है, X। तो अगर आप NHCLC से लॉगिन हैं, बात समझ रहे हैं, तो आप जो है वो किसी न किसी ग्रुप से के मेंबर होंगे। और अगर आप उस यूजर को ग्रुप का मेंबर नहीं बनाएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना पड़ जाएगा, वो जिस नेम से आपने यूजर बनाया है, सेम नेम का एक ग्रुप भी क्रिएट होगा, और वो यूजर उसी ग्रुप का क्या रहेगा, मेंबर रहेगा। बात क्लियर। तो परमिशन आप इस वे में असाइन कर सकते हैं। आप लोग का कोई अगर कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है परमिशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग विथ आप कर सकते हैं परमिशन। और सेम कंसेप्ट यूजर के लिए भी लगाना है, सेम कंसेप्ट किसके लिए लगाना है, ग्रुप के लिए, डायरेक्टरी के लिए और फाइल के लिए। फर्स्ट सेक्शन किसके लिए है, तो ओनर के लिए, सेकंड सेक्शन फॉर ग्रुप एंड थर्ड सेक्शन फॉर अदर यूजर्स। एनी क्वेश्चन। सर NHCLC किस लिए लिखा है ये आपने? NHCLC is just a name, any name। ये यूजर का मैंने एक जस्ट नाम लिखा है, आप कुछ भी लिखो, अपना नाम दो, किसी का नाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर X भी एक नेम है। आपका मेन सेक्शन ऊपर वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कमांड है, और ये इसका जो है ना रिलेटिव में मोड आ जाता है 4 2 1। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें क्या कहेगा मालूम है, कि फाइल को क्रिएट कर, माने एक फाइल है जिसको ओनर के लिए रीड का परमिशन देना है, ओनली क्या चीज के लिए, ओनर के लिए रीड का परमिशन देना है, तब आपका कमांड क्या हो जाएगा। तो अगर ओनर को सिर्फ रीड का परमिशन देना है, तब आप क्या लिखिएगा, chmod ओनर, पहला सेक्शन है ना, इस बात को गौर कीजिए, पहला सेक्शन क्या है, ओनर। तो इसमें आपको 4 लिखना पड़ जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, 4, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया है, 4 जो है वो रीड का परमिशन है। बात क्लियर है ना। तो 4, और इधर क्या है उससे आपको मतलब है नहीं, तो आप 0 0 अगर डाल देंगे तो नो परमिशन हो जाएगा। अगर 7 7 डाल देंगे तो अदर यूजर और ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, होल परमिशन। तो ये 2 सेक्शन से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या बोल रहा है, ओनर को रीड परमिशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आप डालोगे, 4 डालोगे, ठीक है। और उसके बाद जस्ट आप क्या असाइन करोगे, यूजर नेम, क्या असाइन कर दीजिएगा, यूजर नेम। क्लियर। एनी क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। अब एक मोड क्या है, यूजर को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जी से, और अदर यूजर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। क्लियर है। और एक टर्म क्या होता है, ऑल, ALL ऑल, ठीक है। इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। बात क्लियर है। एक सेकंड, ठीक है। ऑल क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। क्लियर है। प्लस किसके लिए होगा, असाइन के लिए, क्या होगा, असाइन। और माइनस किसके लिए होगा, रिमूव के लिए। माइनस किसके लिए है, रिमूव के लिए।
अगर ये अप्रोच आप फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं जो मैंने शॉर्ट में बताया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर यूजर को आपको फुल परमिशन देना है तो ऐसे भी आप कमांड लिख सकते हो, chmod यूजर के लिए यू होता है, परमिशन असाइन करने के लिए मैंने क्या बोला प्लस होता है ना, और आपको क्या चीज के लिए परमिशन देना है, ऑल परमिशन देना है तो ए राइट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या ना कर दीजिए, यूजर नेम असाइन कर दो, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमिशन हो जाएगा फुल। अब है क्या, अगर ओनली रीड के लिए डालना है तो आर डालो, क्या चीज बताता है, रीड, क्लियर। बहुत शॉर्ट में मैं परमिशन को कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। आर से रीड, डब्ल्यू से क्या हो जाता है, राइट। ये आपके भाइभा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन जो परमिशन से रिलेटेड है 10 मार्क्स का जो भाइभा है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, गारंटी मैं नहीं बता रहा हूं। एग्जीक्यूट, अब क्या करना है, अगर यूजर को सिर्फ रीड का परमिशन देना है तो यू प्लस आर कर दो, तो इससे क्या होगा, ओनर को रीड का परमिशन मिल जाएगा। अगर ग्रुप को राइट का परमिशन देना है तो जी प्लस आर कर दो, जी प्लस डब्ल्यू कर दो, ये भी एक क्या है, कमांड है। इस वे में भी आप क्या करते हैं, परमिशन असाइन करते हैं। ये दो मोड हो गया। परमिशन को मैं छोड़ रहा हूं, परमिशन सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं ग्रुप और ये को थोड़ा मेंशन करते हुए डायरेक्ट हम प्रोग्राम को आपको दिखाएंगे। इससे बाहर निकलना है, एनी क्वेश्चन, रुपेश, वंशी, वंश, कार्तिक, किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रिंसी, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, चले आगे क्या आप लोग, अगर कमांड लिखने के एग्जाम में पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा कॉपी पर प्रैक्टिकल देते टाइम? क्या चीज को, सर ये कमांड जो लिखने के लिए आएंगे बस क्वेश्चन टूल पे ये आएंगे। आप देखिए ना, ये मैंने जो भी लिखा ना वो आपको समझाने के लिए, जो जो दो दो बोल्ड लिखा हुआ है ना, बोल्ड लाइन, यस सर। परमिशन ऐसे ही लिखना है। जैसे कि इससे पहले हम जो क्वेश्चन बता रहे थे उसमें कह रहा है कि ग्रुप को परमिशन असाइन करना है, बात समझ रहा है। यस क्वेश्चन सर। में वो क्या कह रहा है कि ग्रुप को फुल परमिशन देना है ना। तो ग्रुप को फुल परमिशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, chmod, तीसरा सेक्शन ग्रुप होता है तो 007 डाल दीजिए, बस बात खत्म है, 007, और उसके बाद यहाँ पर ग्रुप नेम दे दीजिए। यहाँ पर जो है ना इस सेक्शन में ग्रुप नेम असाइन कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप के लिए परमिशन है तो 007 कर दीजिए। और ये chmod, हर परमिशन में सेम कमांड होगा, टू चेंज माने टू असाइन द परमिशन और टू रिमूव द परमिशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूजर, फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप, फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी, फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब डायरेक्टरी, फ्रॉम अ पर्टिकुलर फाइल, सबके लिए सेम है। चले आगे अब। यस सर। ओके, चलिए इसको हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन आपको प्रायः जो चांसेस हैं वो यूजर ग्रुप का प्रायः आएंगे, इसीलिए एक चीज आप लोग देख लीजिए। सेक्शन एक मिनट को लीजिएगा, थोड़ा शेयर करना।
दिख रहा है अब स्क्रीन? Yes. एक चीज आपको बता दें कि ये आपके BCS 052 का जो है ना, वो थर्ड ब्लॉक का यूनिट 2 मैंने निकाला है, क्योंकि प्रायः देखा गया है ना, जो दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट से रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं खोल के कुछ पॉइंट को थोड़ा सा आपको हाईलाइट बस कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। क्लियर? जो कॉमन टर्म है, बेसिक टर्म है, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ना, DF और DU, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। क्या चीज? DF का फुल फॉर्म होता है डिस्क फ्री, और DU का यूज क्या होता है? डिस्क यूज्ड। ये जरूर आप देख लेंगे, अगर जो नहीं देखे हैं, जिनको आइडिया है अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको ये चीज भी मालूम होगा पहले से कि लिनक्स में जो है ना, वो यूजर जो है वो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक नॉर्मल यूजर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या कहलाता है? रूट यूजर। रूट यूजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर यूजर। बात समझ गए? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 यूजर नॉर्मली हम लोग का क्या होता है? एक नॉर्मल यूजर, उस नॉर्मल यूजर में भी गेस्ट होगा, अलग अलग होगा ना, वैसे ही। और एक दूसरा यूजर क्या हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही इसमें क्या रहता है? एक सुपर यूजर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो एक है आपको चेक योर प्रोग्रेस का, ये भी क्या बार पूछा गया है। एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ PASSWD फाइल। इसका चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है PASSWD फाइल का। और देख लीजिए, ये चीज आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। टू ऐड अ न्यू यूजर, हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं? यूजर ऐड कमांड का। क्लियर है? और उसी यूजर में अगर कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है, ठीक है, यहाँ मैंने हाईलाइट किया क्या चीज? यूजर ऐड कमांड इज जस्ट यूज टू ऐड अ यूजर, और सिंटैक्स फॉर टू ऐड अ न्यू यूजर इन योर सिस्टम, यूजर ऐड ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? अगर होम डायरेक्टरी को आप सेट करना चाह रहे हो, या पासवर्ड क्रिएशन टाइम में ही सेट करना चाह रहे हो, या फिर सेल को करना चाह रहे हो, तो उस केस में, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो 3 चीज याद रखना। एक यूजर ऐड से यूजर ऐड होगा। यूजर मॉड एक कमांड है, जिससे आपका क्या हो जाएगा? यूजर में मॉडिफिकेशन होगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर की बात हो रही है, तो आप यूजर मॉड का कमांड का यूज करेंगे टू मॉडिफाई द यूजर। थर्ड कमांड इज यूजर डेल, टू डिलीट अ पर्टिकुलर यूजर फ्रॉम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद ग्रुप आ जाता है, ठीक है। ग्रुप का एक फाइल है जिसका नाम है /etc/group, जहां पर सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ ग्रुप अवेलेबल रहता है। एक मिनट। हेलो सर, हेलो 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 सर, एक हेलो कहे सर, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे। एक मिनट। तो ये आपका हुआ। और ऐसे ही एक चीज आपको क्या याद रखना है, जो टू ऐड द ग्रुप, अगर आपको क्या करना है? ग्रुप को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? कैसे ऐड करेंगे? तो ग्रुप ऐड कमांड से, जो कि यहाँ दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा अगर एग्जाम आपको स्मूथली देना है। टू ऐड अ ग्रुप क्या यूज करेंगे? ग्रुप ऐड कमांड। यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रुप ऐड कमांड टू क्रिएट, टू ऐड न्यू यूजर, टू मॉडिफाई द ग्रुप, ग्रुप मोड। क्लियर हो गया? हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे यूजर और ग्रुप से। गारंटी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस सेक्शन को, इस यूनिट को आप थोड़ा एक नजर जरूर दे देंगे, जो यूनिट मैंने थर्ड यूनिट की बात किया है, और जिसमें यूजर ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक चीज आप याद रखिएगा, जो इसका जो चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो भी बहुत बार पूछ चुका है।
जैसे कि ये कमांड पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये कमांड भी पूछा जा चुका है, काइंडली जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब मैंने डिस्क यूज्ड और फ्री के बारे में तो बताया ही है, ये तीसरा, ये 3 कमांड ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, लैब के एग्जाम में, नॉट इन थ्योरी, क्लियर। और थ्योरी में भी पूछा जा चुका है, तो एक बार देख लीजिएगा, क्लियर है ना। चलिए ये सेक्शन से हम बाहर निकल रहे हैं, अगर आप लोग बोलिए तो हम बाहर निकल जाएं, या कुछ कहना है, कुछ आप लोग का क्वेरी है, क्वेश्चन है तो सर इसमें सेट जी नहीं सुनाई दिया, थोड़ा रिपीट कीजिएगा। हेलो। यस सर। सर इसमें एक जी क्वेश्चन और आता है कि इंस्टॉल करने के लिए कभी इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर टेलनेट इन लाइनक्स, सांबा सर्वर या पॉप सर्वर, ये इस तरीके की चीजें इंस्टॉल करने के लिए आते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल में इसका प्रोसीजर लिखना होगा कॉपी पर या इंस्टॉल करके दिखाना होगा सिस्टम पर? कॉपी पर हाँ, वो भी क्वेश्चन आते हैं इसी यूनिट में, लास्ट में जो लगभग हमको लग रहा है दिया गया है सारा टॉपिक, जो हमको लग रहा है इसी यूनिट से रिलेटेड है। कॉपी पर फोकस करना है, वो करके नहीं दिखाना है आपको। कॉपी पर जो आप नेक्स्ट यूनिट जो है ना आपका, उसी से रिलेटेड है, सही आपने बताया है, वो क्वेश्चन भी आते रहते हैं प्राय। सांबा का भी आता है, टेलनेट आएगा, एनएफएस आएगा यस सर। मेनली, कभी कभी आता है शायद, डीएचसीपी आएगा, काउंटेड है 4 का। अगर आप स्टेप अपने बुक के अगले यूनिट, जो यूनिट में दिखा रहा था, लग रहा है तीसरा यूनिट में वही होगा, सांबा सर्वर, ठीक है, और एनएफएस और डीएचसीपी और कोई एक है शायद, एफटीपी तो नहीं है शायद, हाँ इतना ही, 3 या 4 होगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पर लिखना है तो आप थोड़ा स्टेप को याद रखें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉपी पर करना है, सारे का सारे कंप्यूटर पर नहीं करना है वंश, ठीक है। कॉपी का ही चेकिंग होता है, ठीक है। अब कुछ स्टडी सेंटर या कुछ एग्जाम सेंटर कुछ रूल बनाए, वो अलग की बात है, लेकिन अभी तक इग्नू में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें जब भी ऑफलाइन एग्जाम होता है तो कॉपी इंपोर्टेंट है, सिस्टम पर कोई नहीं देखते हैं। बात क्लियर है, क्योंकि जो क्लास में रहेंगे ना, जो इन्विजिलेटर, उनका काम आपके प्रोग्राम को चेक करना नहीं है, बात क्लियर ना। उनका काम सिर्फ ये है कि आपका जो गाइड करना, बात क्लियर है ना। सिस्टम में जो भी आप करेंगे वो अपने लिए करेंगे, आप ये इंश्योर करने के लिए करेंगे कि आपका एग्जाम में गलत नहीं हो रहा है, क्लियर। ये जस्ट एक सपोर्टिंग डिवाइस है फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। चलिए इसको हटाते हैं। सर यूनिट कौन सा सर? यूनिट थर्ड ब्लॉक का जो है ना, 2-3 यूनिट को थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, 2-3, ओके सर। ठीक है। एक नजर देखेंगे ना मेन पॉइंट, और कुछ क्वेश्चन अगर डाउनलोड कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ बीसीएसएल 56, तो बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर मिल जाएंगे, हमने भी उसी सब से डाउनलोड करके, हमारे पास सेट भी था, मैंने आपको दिखाया, बात क्लियर ना, ठीक है। आ जाए उस वाला पर, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा शेयर कर रहे हैं 2 मिनट।
कुछ देर के लिए हम होल डेस्कटॉप को ही बंद 5 मिनट में क्लास ओवर कर रहे हैं TCP/IP करके। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम हो गया, हम अपने डिले हैं काफी, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। ओके बंस। नेक्स्ट क्लास सर आपको अपडेट करेंगे, जस्ट जो नेक्स्ट क्लास कब क्या होगा, ठीक है, रिलेटेड। देखिए एक चीज, हम जो स्टेप की बात कर रहे थे ना, जो अभी बता रही थी एक स्टूडेंट, उसका स्टेप BCS 052 के ब्लॉक सेकेंड में दिया गया है, देख रहे हैं, DNS DHCP NFS, इसका स्टेप यहाँ से आप लोग देखेंगे अपने BCS 52 के बुक से, क्लियर है ना? BCS 52 के बुक से ही देखिएगा, उसमें दिया गया है ऑलरेडी। और TCP/IP से रिलेटेड हमारा किस में दिया गया है? ब्लॉक 2 में, आप देखे भी होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपके भाइवा में ये सिस्टम कॉल का नाम आप लोग सुने होंगे और थ्योरी में पढ़े भी होंगे। आपको मालूम होना चाहिए TCP/IP प्रोग्राम को राइट करने के लिए सिस्टम कॉल कंपलसरी है, जिसमें सबसे बेसिक सिस्टम कॉल का नाम जो है वो क्या है? सॉकेट है। आप नाम सुने भी होंगे, बहुत बार यूज करना होगा ड्यूरिंग प्रोग्राम, क्लियर है? और एक जस्ट हम कह सकते हैं जो आपके सिलेबस में, वैसे तो थोड़ा लंबा है लेकिन एक शॉर्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ। एक दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोग को? यस सर। इसीलिए मैंने इंटायर स्क्रीन को शेयर कर दिया है, जो आपको परेशानी नहीं हो, टाइम कम है, पूरा देख लीजिए। ये सारे पूरे बुक ही है TCP/IP का। देखिए अभी तक एक बार भी नहीं देखे हैं, काइंडली आप, अगर UDP बेस्ड प्रोग्राम रहता है ना, कोई भी UDP बेस्ड क्लाइंट साइडेड, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे जो आप देख रहे हैं ना हेडर, ये सारे हेडर का हम लोग को लगभग में जरूरत होता है प्रोग्राम को राइट करते समय। बात क्लियर है? मेन अगर आप देखेंगे तो ओनली इको क्लाइंट, इको मीन्स की मैसेज को क्या होता है, जो डिस्प्ले करना है ना, इको मने होता है प्रिंट करना, लिनक्स का भी कमांड है इको, बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो किसके लिए है? UDP के लिए है, जिसको आपको माइंड में सेट करना होगा। और दूसरा यहाँ पर क्या है, UDP के लिए इको सर्वर साइड का प्रोग्राम है, ठीक है, एक क्लाइंट साइड का भी है और एक सर्वर साइड का भी है। हमको हमेशा क्या पूछता है, क्लाइंट साइडेड भी पूछता है और सर्वर साइडेड भी पूछता है। ऐसे ही TCP का भी प्रोग्राम है। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कभी देखे नहीं है, उनके लिए 1-2 दिन में यही हो सकता है कि इस प्रोग्राम को थोड़ा देखें और जो टाइम मिल रहा है उसके बेस पर उसको क्या करें, तो अगर आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करवाएं। क्योंकि देखिए शॉर्ट में जैसे कि हर लाइन है ना, इसमें हर का कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे सॉक FD लिखते हैं तो सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्शन के लिए दिया गया है, बाइट जो सेंट, ये सब इंटीजर तो आप लोग जानते होंगे, स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो स्ट्रक्ट के बारे में दिया गया है, बात समझ गए? यहाँ पर कुछ हेडर है जो कि सॉकेट के रेस्पेक्ट में है, स्ट्रिंग, ये सब तो कॉमन हेडर है। तो हमको लग रहा है चूंकि C आप लोग पढ़े हैं तो इसको देख करके मेन पार्ट यहाँ पर है। जैसे देखिए सॉक डीग्राम लिखा हुआ है, मीन्स डेटाग्राम होता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि UDP की अगर हम बात करें तो UDP में डेटा किस फॉर्म में रहता है, डेटाग्राम के फॉर्म में रहता है,
और यहाँ पर टीसीपी अगर रहेगा क्वेश्चन तो डेटा किस फॉर्म में रहेगा, स्ट्रीम के फॉर्म में रहेगा। क्लियर? तो शॉर्ट में इतना आप कर सकते हैं, जो इतना से वो जो मैंने बोला है उससे आप अपना काम कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है? पूरे इन्वायरमेंट करके है नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना 100 डीग्राम की जगह पर अगर डेटा यूडीपी प्रोग्राम रहेगा वंश, तभी ना आप लिखिएगा डीग्राम, स्ट्रीम लिखिए ना। टीसीपी बेस्ड अगर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया जाता है ना। अगर यूडीपी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा यूडीपी और टीसीपी वंश। क्लियर? और किसी का कोई देखिए, अगर हाँ 100 के स्ट्रीम यूज होता है, इसके अलावे भी रॉ डेटा भी है, अलग अलग है। लेकिन प्रेजेंट में हमने क्या बोला है कि अगर आपको पहले से आपको क्या आइडिया है, आपने क्या प्रैक्टिस किया है, वो तो अभी मैं नहीं जान रहा हूँ, है ना। अगर आपका लेवल थोड़ा और आगे होगा तो आप उसको देखे भी होंगे। लेकिन अभी मैंने ये बोला है कि एक कॉमन अप्रोच की बेस पर आप उसको देख भी सकते हैं एग्जाम्पल को, और साथ में कॉमनली उस लाइन में ये आइडेंटिफाई करना रहता है स्ट्रीम के लिए और डीग्राम के लिए, ये मैंने बोला। क्लियर? ठीक है। जो भी स्टूडेंट है, हमको लग रहा है कि नॉर्मल में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा, कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा। अगर आप लोग को ये है तो ठीक है, कुछ कहना है तो बोल सकते हैं अगर कोई परेशानी हुआ हो, नहीं तो हम क्लास ओवर करेंगे जो आपको दिया गया। थोड़ा एक बार आप लोग माइक को ऑन करके अगर बता दें जो ओवर करना है तो ओवर कर देंगे। रूपेश, हेलो हेलो, क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू। ओके ओके सर।